हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द टनल। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टनल। लगभग शाम गहरा रही थी और जंगल एकदम रुका सा था और बेहद शांत और सन्नाटे से भरा था। और गर्म हवाएं रेलवे के ट्रैक से होते हुए बड़े घने जंगलों की तरफ जा रही थी। और रेल की वह पटरियां दो बड़े काले सांपों की तरह लग रही थीं, जो कि उस सुरंग के अंदर जा रही थीं। सूरज वहां खड़ा था। वह दोपहर की रेल का इंतजार कर रहा था। यह कोई रेलवे स्टेशन नहीं था और ना ही वह किसी ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में था। वह तो बस उस बड़े सफ़ेद धुआं छोड़ने वाले स्टीम इंजन के आने का इंतज़ार कर रहा था। वह अब शहर से बाहर साइकिल से निकला और जंगल के रास्ते से होकर एक छोटे से गांव तक पहुंच गया। अपनी साइकिल को वहीं छोड़ा और पहाड़ी झाड़ियों को पार कर उस सुरंग की ओर बढ़ने लगा। अब उसने ऊपर देखा। उसको उस इंजन की सीटी की धीमी धीमी आवाज़ दूर से आ रही थी, पर अब भी वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि रेल दूसरी तरफ से आ रही थी। पर अब तो एक गर्जन का स्वर सुरंग में से सुनाई दे रहा था और उसे पता लग गया कि रेल अब आने वाली है। और कुछ ही पलों में वो स्टीम इंजन एक बड़ी आवाज़ के साथ सफ़ेद कोहरे जैसा धुआं छोड़ता हुआ सुरंग से बाहर निकला। ऐसा लगा मानो वह पूरे जंगल को चुनौती दे रहा हो। इंजन को देखते ही सूरज कुछ कदम पीछे हटा और वह गर्म धुआं उसकी तरफ आया और फिर रेल चली गई। और अब भी रेल का वह सफ़ेद धुआं उन शीशम के पेड़ों में से गुजर रहा था। जंगल अब फिर से गहरी खामोशी में डूब गया। अब सूरज उस गुफा की ओर जाने लगा जहाँ से वह रेल गुजरी थी। अब उस सुरंग का अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा था और जब सूरज लगभग 20 गज और अंदर सुरंग में गया तो अंधेरा बिल्कुल गुप हो गया। हाथ को हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज ने पीछे मुड़कर सुरंग के आने वाले रास्ते को देखा कि अभी थोड़ी रोशनी बाहर है या नहीं। फिर उसने अपने आगे वाले रास्ते को देखा तो उसे दूर एक रोशनी भरा गोला नुमा हिस्सा दिखाई दिया जो सुरंग से बाहर निकल जाने का रास्ता था। पर अब भी वह सुरंग उस रेल के धुएं से भरी थी। पर जब तक दूसरी रेल आए वह सुरंग जंगल की ही थी। सूरज बिल्कुल भी रुका नहीं क्योंकि सुरंग के अंदर करने के लिए और वहां रुकने के लिए कुछ भी नहीं था। सूरज तो बस उस सुरंग की सैर के लिए गया था, बस अंदर सुरंग का माहौल देखने के लिए। पर वहां सुरंग के अंदर की दीवारें गीली और काली थीं। जगह जगह चमगादड़ उड़ रहे थे और छिपकलियां जमीन पर मंडरा रही थीं। और फिर जैसे ही सूरज उस सुरंग से बाहर निकला, बाहर की रोशनी से उसकी आंखें ही बंद हो गईं। उसने तुरंत अपने हाथ से अपनी आंखें ढकी और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस पहाड़ी पेड़ों को देखा तो उसे यूं लगा कि पेड़ों में कुछ हिला है, पर बस कुछ सुनहरा और हल्का लाली भरा और एक लंबी पूंछ के साथ पेड़ों के बीच में हिलता हुआ दिखाई दिया। और फिर वह ना जाने कहाँ गायब हो गया। उस सुरंग से चौकीदार यानी वॉचमैन का वो घर यानी कि उसकी झोंपड़ी करीब 50 फीट की दूरी पर थी। मैरीगोल्ड के पौधे और कुछ ताज़ी सब्जियों के पौधे भी उसकी झोंपड़ी के आसपास उगे हुए थे। इस वॉचमैन का काम था उस सुरंग की रखवाली करना और ये हमेशा सुनिश्चित करना कि उस सुरंग यानी कि उस टनल के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। रोज़ बरोज़ उस वॉचमैन का यही काम था। हर रोज़ उस सुरंग का पूरा चक्कर लगाना, अंदर से यह सुनिश्चित करना कि वहाँ कोई रुकावट तो नहीं, फिर से अपनी झोपड़ी में वापस आना और एक झपकी ले लेना। अगर वॉचमैन को ये लगता कि कोई रुकावट है उस सुरंग में तो वह फिर से उस रेलवे लाइन के छोर तक पहुंचकर एक लाल झंडा इंजन ड्राइवर को दिखाता और वह इंजन ड्राइवर पहले ही रेल को रोक देता। मगर तब क्या, जब रात को उस सुरंग में कोई दिक्कत हो तब क्या? तब वॉचमैन का ये कार्य था कि वो एक लालटेन जलाए और वैसा ही करे जैसे वह उस लाल झंडे को हाथ में लेकर करता है। बस हूबहू वैसा ही कार्य, वैसी ही निगरानी। हाँ,
अगर उस रेल की पटरी पर कोई सही यानी पॉर्क्यूपाइन जैसा जानवर है तो वह वॉचमैन इतनी बड़ी रेल को नहीं रोक सकता था। पर अगर बहुत ज़्यादा खतरा होता रेल के लिए तो फिर वह उस लालटेन को हिलाता हुआ तुरंत भागकर पटरी पर चलकर उस रेल को लालटेन के इशारे से रोकता, और अगर सब कुछ ठीक होता तो वह उस लालटेन को अपनी झोंपड़ी के बाहर टांगते हुए अपनी झोंपड़ी में सो जाता बेहद इत्मीनान से। पर जैसे ही वो वॉचमैन अपनी दोपहर की नींद लेने के लिए खाट पर लेटा ही था कि तभी उसने सूरज को सुरंग से बाहर आते हुए देखा। सूरज जब उसके कुछ फीट ही नज़दीक रह गया तब वॉचमैन बोला, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। मेरे पास यहाँ जंगल में ज़्यादा मेहमान नहीं आते हैं, आओ बैठो। और अब बताओ, मेरी सुरंग का मुआयना क्यों कर रहे थे तुम? क्या ये सुरंग तुम्हारी है? सूरज ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, किसी को भला इस सुरंग से क्या काम, और वैसे भी मैंने इस सुरंग को सरकार को दिया है इस्तेमाल करने के लिए। अब सूरज भी उस वॉचमैन की खाट पर बैठ गया। दरअसल मैं उस रेल को देखना चाहता था कि वह कैसे सुरंग से गुजरती है, और जब वह गुजर गई तब मैं सुरंग को अंदर से अच्छी तरह देखने के लिए उसके अंदर से गुजरा, बस और कुछ नहीं। और तुमने उस सुरंग में क्या क्या देखा? वॉचमैन तपाक से बोला। कुछ नहीं, उस सुरंग में काफ़ी अंधेरा था, पर एक बात जो मुझे लगी वॉचमैन जी, वो ये कि मैंने उस पहाड़ी पर किसी चीज़ को हिलते हुए देखा था, शायद कोई जानवर जैसा, पर वह बहुत ही तेज़ था और जल्द ही मेरी आंखों से ओझल हो गया। अच्छा वो, अरे वो तो एक तेंदुआ है, मेरा तेंदुआ, वॉचमैन बोला। क्या तुमने तेंदुआ भी पाला है? हाँ, क्यों नहीं। क्या वो तेंदुआ भी तुमने सरकार को दिया हुआ है? नहीं नहीं। क्या वो खतरनाक है? सूरज ने पूछा। नहीं नहीं, वह तेंदुआ खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह अपने काम से काम रखता है। वह उस तरफ हर महीने बस कुछ दिनों के लिए ही आता है। सूरज ने कहा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदर सिंह है। क्या आप बहुत समय से यहाँ पर हैं? जी हाँ बेटा, बहुत सालों से। मेरा नाम सूरज है, सूरज ने कहा। हाँ, एक वॉचमैन होने के नाते मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ कि एक रेल सुबह और एक रेल रात के वक्त आती है। क्या मैं रात वाली रेल देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रात के वक्त आ जाना, और रेल जब चली जाए तब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँगा। ठीक है, मैं अपने माता पिता से पूछूँगा, फिर आऊँगा। पर क्या यहाँ आना सुरक्षित रहेगा? क्या ये सब कुछ ठीक होगा? बिल्कुल, शहर से तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। मुझे जंगल में कोई खतरा कभी महसूस नहीं हुआ बेटा। हाँ, शहर में मुझे याद है एक बार एक बस से मैं कुचलते कुचलते बचा था। सुंदर सिंह ने और सुस्ताने के लिए अपनी खाट पर पैरों को लंबा किया और सूरज से कहा, मेरे छोटे दोस्त, मैं एक झपकी लूँगा। तुम्हें तो पता है दोपहर की नींद सबको कितनी अच्छी लगती है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, सब लोग दोपहर में सोते हैं। मेरे पिता भी दोपहर के भोजन के बाद सोते हैं, सूरज ने शिकायती अंदाज में कहा। मगर सुनो, जानवर भी इस दोपहर की गर्मी में आराम करते हैं, पर तुम्हारे जैसे फुर्तीले और जिज्ञासु लड़के ही दोपहर में आराम नहीं करते और बस खेल कूद के बारे में सोचते हैं। फिर सुंदर सिंह ने एक बड़ा केले का पत्ता अपने मुंह पर रखा और हल्के हल्के खर्राटे लेने लगा। यह सब देखकर सूरज मुड़ा और रेलवे की पटरियों के ऊपर नीचे निहारते हुए वापस अपने गांव की ओर चलने लगा। और उसी शाम अंधेरा गहराते ही जब पक्षियों का चहचहाना थोड़ा कम हुआ और उड़ने वाली छोटी लोमड़ियाँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदक के जा रही थीं, सूरज वॉचमैन की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। वो एक लंबा और गर्म दिन था, पर अब धरती में थोड़ी ठंडक आ गई थी और ठंडी हवा पेड़ों से होकर माहौल को खुशनुमा बना रही थी। सुंदर सिंह सूरज का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने छोटे से गार्डन में पानी दिया, जिससे वहाँ के फूल और भी ठंडे और ताज़े हो गए। एक केतली में कुछ उस तेल वाले छोटे स्टोव पर गर्म हो रहा था। मैं चाय बना रहा हूँ, वह बोला। बहुत ही मज़ा है चाय पीते पीते उस बड़ी इंजन वाली रेल को गुजरते देखना। तुम भी पियो सूरज। उन दोनों ने चाय पी और फिर वह
कुछ शोर मचाती चिड़ियों का चहचहाना सुन रहे थे, मगर जब रात गहराई तब सब पक्षी शांत हो गए। सुंदर सिंह ने अपना तेल वाला लालटेन जलाया और कहा, ये वक्त है सुरंग की जांच पड़ताल करने का। वॉचमैन अब सुरंग की तरफ बढ़ा, मगर सूरज अब भी वॉचमैन की खाट पर बैठा बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे वह पहाड़ी पेड़ अपने करीब और करीब आते प्रतीत हो रहे थे और रात एकदम से जैसे जिंदा हो उठी थी। हिरन की तेज आवाज़ में चिल्लाना, लोमड़ी की रोने की आवाज़ और नाइट जार की मध्यम आवाज़ सब साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। और कुछ आवाज़ें जो सूरज की समझ में नहीं आई, वह आवाज़ें थी पेड़ों के टकराने की, झाड़ियों के आपस में मिलने की। ऐसा लगा जैसे पेड़ बिल्कुल जीवंत होकर अपने हाथ पैरों से दिन भर की अपनी थकान निकाल रहे हों। सुंदर सिंह अब भी उस सुरंग के अंदर था, अपने लालटेन को ठीक करता हुआ। रात की ये आवाज़ें उसके लिए रोज़ की बात थी, पर एक झाड़ी की सरसराहट ने उसके सारे काम को रोक दिया। और कुछ देर रुककर उसने उस घुप अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह वहाँ से चल पड़ा और वहाँ पहुँचा जहाँ सूरज बैठा था। अब रेल आने में सिर्फ 10 मिनट शेष थे। अब जैसे ही दोनों उस खाट पर बैठे, एक अजीब स्वर उन दोनों के कान में पड़ा, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो या कोई उन पेड़ों की टहनियों को बुरी तरह से घिस रहा हो। वो क्या था? सूरज हल्के से बोला। वो तेंदुआ है सूरज, सुंदर सिंह ने कहा, और वह शायद सुरंग के अंदर है। हाँ, ये सच है मेरे छोटे दोस्त, मगर अगर हमने उसे सुरंग के अंदर से नहीं भगाया तो वो बेचारा उस तेज़ रेलगाड़ी से कुचला जाएगा, और मैं ये नहीं होने दे सकता। मगर सुंदर जी, क्या ये हम पर हमला तो नहीं करेगा अगर हम सुरंग में गए तो? नहीं नहीं, मैं इस तेंदुए को जानता हूँ। ये सिर्फ बकरी और आवारा कुत्तों को ही अपना शिकार बनाता है। मेरा इससे कई बार आमना सामना हुआ है, पर इसने मेरे ऊपर कभी हमला नहीं किया। पर फिर भी तुम कहते हो तो सावधानी के लिए मैं ये कुल्हाड़ी अपने साथ ले चलता हूँ। तुम यहीं ठहरो सूरज बेटा। नहीं नहीं सुंदर जी, मैं आपके साथ चलूँगा। मैं अंधेरे में यहाँ नहीं बैठना चाहता, बिल्कुल अकेले। ठीक है, पर मेरे पीछे पीछे ही रहना, और याद रहे डरने की कोई बात नहीं है। अपने लालटेन को ऊपर उठाते हुए सुरंग में घुसते ही सुंदर सिंह ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू किया ताकि वो जानवर भाग जाए। पर सूरज को यह लगा कि वह चिल्ला नहीं पाएगा, क्योंकि उसका गला सूख रहा था। वह बस 20 कदम ही चले होंगे, तभी उस लालटेन की रोशनी में वह तेंदुआ दिखाई दिया। वह पटरी के बीच में बैठा था, खतरा उसके सिर पर था। वह अब उन लोगों से 15 फीट की दूरी पर ही रह गया था। वह कोई ज़्यादा बड़ा तेंदुआ नहीं था, बस ठीक ठाक था। वह वहाँ पर बैठा हुआ हल्की गुर्राहट कर रहा था और उसकी पूंछ भी लगातार हिल रही थी। अब सूरज और सुंदर सिंह दोनों एक साथ जोर जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज़ें पूरी तरह सुरंग में गूंज उठीं। और अब तेंदुए को यह लगा कि ना जाने कितने मनुष्य सुरंग में हैं और ये आवाज़ें उन्हीं की हैं और बहुत भयानक हैं। वह तेज़ी से विपरीत दिशा में मुड़ा और जंगल के अंधेरों में ओझल हो गया। अब उन दोनों को आती हुई रेल की आवाज़ आई। सूरज ने हल्के से हाथ एक पटरी पर रखा तो उसकी कंपन उसे महसूस हुई। उसे बहुत अच्छा लगा। अब वह धड़धड़ाता हुआ सफ़ेद धुआं छोड़ता इंजन सूरज को दिखाई दिया, जंगल को ललकारता हुआ बस तेजी से दौड़ा आ रहा था। वह सुरंग के अंदर तेजी से दाखिल हुआ। सूरज को अपने सपनों का इंजन किसी बड़े आकर्षक ड्रैगन की तरह दिखा। सूरज खुश था। जब वह इंजन वहां से गुजर गया तो जंगल फिर से शांत हो गया। फिर लगभग एक हफ्ते बाद सूरज और उसके पिता दोनों उसी रेल में बैठे थे, जिस रेल का इंजन सूरज ने हफ्ते भर पहले सुंदर सिंह के साथ रात में देखा था। सूरज और उसके पिता आज इसी रेल में सवारी कर रहे थे। सूरज के पिता कॉपी पर अपने कुछ दफ्तर के खाते ठीक करने में व्यस्त थे। उसके पिता दिल्ली जा रहे थे किसी काम से, तो उन्होंने सूरज को भी अपने साथ ले लिया। फिर कुछ ही देर में अंधेरा हो गया और वह रेल लगभग 100 यात्रियों के साथ उस जंगल से निकली।
छोटी छोटी टिमटिमाती बत्तियां दूर जंगल के गांव में दिख रही थीं। सूरज ने रेल की वह गर्जन सुनी। रेल उस छोटे पुल पर से गुजरी। अब सुंदर सिंह की वह झोंपड़ी सूरज देखना चाहता था, पर गुप अंधेरा होने की वजह से देख नहीं पा रहा था। पर उसे कहीं ना कहीं ये मालूम ज़रूर था कि वह रेल उस सुरंग के नज़दीक पहुंच रही है। फिर सूरज ने अपनी आंखों पर जोर डाला ताकि वह सुंदर सिंह को देख सके, उस नाइट वॉचमैन को। और जैसे ही इंजन में वह सीटी बजी, तभी सुरंग के पास उसे वह लालटेन दिखाई दी और उसे बेहद अपने दिल में ये सुकून महसूस हुआ कि उसका दोस्त अब उसके सामने था। वह सुंदर सिंह को तो नहीं देख पाया अंधेरे की वजह से, पर उसे यह निश्चिंतता थी कि उसका वॉचमैन दोस्त वहाँ है उस रेल के लिए, और रेल का पूरा ट्रैक अब सुरक्षित है। रेल सुरंग के अंदर दाखिल हुई और बाहर भी निकल गई। जंगल को पीछे छोड़ती वह रेल दौड़ी जा रही थी। सूरज ने बाहर देखा तो अंधेरे के सिवा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसको तो बस अपना वॉचमैन दोस्त याद आया, जो हर रोज़ खड़ा हुआ मुस्तैदी से उस लालटेन को लेकर, जो खुद एक फरिश्ता है उन लोगों के लिए जो रेल चला रहे हैं, तथा वो यात्री जो उसमें बैठे हैं, और वो जंगली जानवर भी जो उस सुरंग में कभी ना कभी गलती से आ जाते हैं, जैसे वह तेंदुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द टनल। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप लोग महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें सभी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब लोगों से मेरी अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।